चलिए तो देखते हैं हम लोग आज त्रिभुज। सबसे पहला बात होता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी तीन भुजा खींच देंगे आप उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। जैसे मानिए कि हमने खींचा 1 2 3, त्रिभुज है? नहीं है। हमने क्या कहा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, आप तीन भुजा कोई भी खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींच दिए, इसको बंद कर दीजिए, क्या हो गया? त्रिभुज। अगर आप ऐसे छोटे से भी खींचे हैं और इसको बंद कर देते भी, क्या ये? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। पहला था भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा था कोण के आधार पर। ठीक है। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या बोला उसने? इसमें तीन तरीके हुए, तीन ये हो गया और तीन ये हो गया। भुजा के आधार पर देखिए, पहला हो गया समबाहु। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो और ये भी 5 है, इसे क्या कहेंगे? समबाहु। उसके बाद आया समद्विबाहु। समद्विबाहु। उसके बाद विषमबाहु। विषमबाहु। देखिए समबाहु समझ में आ गया, जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो। और समद्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजा बराबर हो। दो भुजा बराबर, हाँ, जब दो भुजा बराबर होगा तो विकर्ण तो आएगा ही नहीं। ठीक है, दो ही भुजा की बात हो रहा है। तीसरा भुजा बस इसका बराबर नहीं होगा। और विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब तो इसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। जैसे मान लो कि एक 2 हुआ, एक 3 हो जाए और एक 5 हो जाए, ठीक, ये 4 हो जाए। इस तरीके से अगर जो बन रहा है त्रिभुज, इसे क्या कहेंगे? विषम बाहु। ये समद्विबाहु। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब बराबर। तो जब ये बराबर की बात कर रहा है और यहाँ लिखा है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। जब दो भुजा बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। और समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं। जब सभी भुजा बराबर है तब क्या होगा? समबाहु। जब सभी भुजा बराबर है तो समबाहु। और जब दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु। और जब कोई भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु। ठीक है। कोण के आधार पर इसे कहा गया कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कौन कौन सा हो गया? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है। जैसे ये वाला जैसे लिए हैं त्रिभुज, तो इसका मान होगा 60, 60 और जिस त्रिभुज में सभी कोणों का मान 90 से नीचे हो। कितना से नीचे? 90 डिग्री से नीचे हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। जब 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। और जब कोई एक कोण, जब कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तब कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। जब एक कोण 90 अंश का हो गया तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और जब कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है तो मतलब 90 अंश से कम है तो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। और जब एक कोण उसका 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। समझ आ गया?
ये आपका 90 हो गया, तो समकोण, ये न्यून कोण क्या हो जाएगा, और ये अधिक कोण त्रिभुज। इतना समझ में आ गया। सबसे पहली बात, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 और कोण के आधार पर 3। समबाहु, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर। विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर ना हो, सब पटदार अलग अलग, ठीक, कोई एक साथ नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज 90 अंश से कम हो, मतलब किसी भी एक कोण का मान 90 अंश नहीं पहुंचना चाहिए। 89 भी रहेगा तो क्या है, ये न्यून कोण है। उसके बाद समकोण त्रिभुज, कोई भी कोण एक 90 अंश का हो जाए, कौन सा हो जाएगा, समकोण। और अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए, 91 भी हो जाएगा, 91, तभी क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण त्रिभुज। इतना समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अभी हम लोग को बात करना है सर्वांग सम और समरूप, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहेंगे, या सर्वांगसम आकृति किसे कहेंगे, समरूप आकृति किसे कहेंगे, ये देख लेते हैं। देखिए सर्वांगसम का मतलब, पहले समरूप समझ लीजिए। देखने में एक जैसी, देखने में एक जैसी आकृति को समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि सम का मतलब क्या होता है, बराबर। सम का मतलब, और रूप का मतलब आकृति। तो जिसकी भी आकृति एक जैसी हो उसे हम क्या कहेंगे, समरूप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आकृति छोटी है या बड़ी है, देखने में अगर एक जैसी है तो क्या है, समरूप। अगर हम बात करें कि एक छोटा सा वृत्त हमने खींचा और एक यहाँ पे बड़ा सा खींच दिया, ये दोनों समरूप है कि नहीं है, है, दोनों समरूप है, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसी संरचना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर हम वर्ग देखते हैं, ये भी क्या है, समरूप है, ये भी समरूप है। देखने में एक जैसी संरचना क्या कहते हैं, समरूप, ठीक। लेकिन सर्वांगसम इसे नहीं कर सकते, सर्वांगसम इसे नहीं कर सकते। सर्वांगसम का मतलब होता है भुजाओं का माप, भुजाओं का माप आकृति के कोण, आकृति के कोण, आकृति के भुजा एवं कोण, आकृति के भुजा एवं कोण। आकृति को आप त्रिभुज भी लगा सकते हैं, भुजा एवं कोण। अगर ये तीनों बराबर हुए तब उसे हम क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है कि देखिए अगर हम इस छोटे से पे इस बड़े वाले को रखें तो कवर कर लेगा, है ना, पूरा ढक लेगा उसको। लेकिन इस छोटे वाले को बड़े वाले के ऊपर रखे तो नहीं ढक पाएगा ना। वैसे इस वर्ग में है कि छोटे वाले बड़े को रखेंगे तो ढक लेगा, छोटे पे बड़े को रखेंगे तो ढक लेगा, लेकिन बड़े पे छोटे को रखेंगे तो नहीं ढक पाएगा। वही चीज क्या कहलाती है, इसको समरूप। बस ये देखने में एक जैसा है, इसकी क्वालिटी कुछ अलग होती है, ठीक है। इसमें भुजाएं समानुपाती होती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। पहले तो हम ये समझ ले कि सर्वांगसम और समरूप होता क्या है। सर्वांगसम का मतलब होता है बाबू कि उसके अगर भुजा की बात करें तो सभी भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर सभी भुजा बराबर नहीं है तो उसके सभी कोण बराबर होने चाहिए, ठीक। सर्वांगसम का नियम देता है कि साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। ये क्लास 9th में था, सर्वांगसम कब था, क्लास 9th में था। ये तो एंगल एंगल
एंगल हो जाए, कोण कोण कोण। और जब देखिए भुजा बराबर होगा तो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये तो साइड एंगल मतलब भुजा कोण, भुजा या एंगल एंगल कोण कोण भुजा, यह अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। या तो तीनों की साइड बराबर हो तब वो क्या कहलाएगा, वो सर्वांगसम कहलाएगा। या तो तीनों कोण बराबर हो तब सर्वांगसम कहलाएगा। या तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तब सर्वांगसम होगा। या तो दो कोण और एक भुजा हो जाए तब सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हमारा त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, जब ये इनमें से कोई एक क्वालिटी उसमें मैच करेगी। ठीक है, और एक बात को जरूर याद रखिएगा, त्रिभुज में एक और नियम होता है, चलिए पहले इसको निपटा लेते उसके बाद उसको बताएंगे। तो यह समझ में आ गया कि त्रिभुज सर्वांगसम कब होगा, जब उसमें ये क्वालिटी मैच करेगी। अगर उसके तीनों भुजा आपस में बराबर है सर्वांगसम, तीनों कोण अगर आपस में बराबर हो गए सर्वांगसम, दो कोण और एक भुजा हो गई तो सर्वांगसम, या दो भुजा एक कोण हो गया तो सर्वांगसम। लेकिन समरूप में ऐसा कुछ नहीं, बस आकृति देखने में एक जैसी है तो क्या है वो समरूप है। लेकिन इसमें भी भुजाएं समानुपाती दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है, समानुपाती भुजा को दिखाना पड़ता है। तो अभी तो हम ये बस देख रहे थे कि हम समझेंगे कैसे कि कैसे सर्वांगसम होगा और कैसे समरूप। तो प्रत्येक आकृति समरूप हो सकती है लेकिन सर्वांगसम नहीं। एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10 चल रहा है। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में अभी हम लोग देख के आए हैं पीछे। अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। यहाँ पे खाली है, होते हैं। पूछा है समरूप या सर्वांगसम, समरूप या सर्वांग सम। देखिए अभी आपको हम समझा कर आए हैं कि कोई भी आकृति चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो क्या होंगी, समरूप की सर्वांगसम, समरूप होंगी। तो अब क्या लिख सकते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसको टिक कर देंगे, समरूप होते हैं। अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि सभी वर्ग, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। कह रहा है कि सभी, इसको देखे ध्यान से, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप। अब एक बात बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज तो गलत होगा। ठीक, आप एक बात समझ लीजिए कि जब किसी भी त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बनाया जिसके तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो ऐसा वो बेशक बड़ा बना ले, क्या कर ले, वो बड़ा बना ले, तो ये दोनों होंगे कि नहीं समरूप। तो त्रिभुज में जब दोनों त्रिभुज समबाहु होंगे तो क्या कहलाएंगे, समरूप। तो क्या क्वेश्चन पूछा तब से कि सभी खाली स्थान छोड़ करके त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु की समबाहु, समबाहु। कौन से होंगे, समबाहु, जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो यहां क्या भरेंगे, सम बाहु। अगला है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, इनके संगत कोण और संगत भुजा। देखिए अभी आपको समझा रहे थे हम कि समरूप के लिए भी एक फार्मूला होता है, समरूप के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। इसमें भुजाएं समानुपाती हो सकती हैं, भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, समानुपाती, लेकिन कोण क्या होने चाहिए, बराबर।
अब इसको कैसे आप समझेंगे कि कोण बराबर है, भुजा समानुपाती है कि नहीं है? देखिए, अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार दिया हुआ है, 2 3 4, इस तरह से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तो आप ये चीज देखिए कि यहां पे अगर 2 है तो यहां पे क्या है, यहाँ 3 है तो 4 है तो 8, मतलब इसका और इसका अनुपात निकालेंगे तो 2/4, इसका अनुपात निकालेंगे तो 3/, इसका अनुपात निकालेंगे तो, और कटाएंगे तो आ जाएगा ना। तो इसी को कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं? समानुपाती करिए, समानुपात करिए। अब बात आती है कोण की। अगर यहाँ पे 40 दिया है और अगर यहाँ पे 30 दे दिया है, अरे भुजा ना हो, या 20 दे दीजिए, चलिए 20 लिख देते हैं। कितना दे दिया? 20। तो अब आप ये नहीं कर सकते हैं ना कि यहाँ 20 है यहाँ 40 है तो बटा में लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। कोण क्या होना चाहिए? बराबर। भुजाओं का अनुपात देखा जा सकता है लेकिन कोण का अनुपात नहीं देखा जाएगा, ठीक है? क्या समझा हमने कि कोण हमेशा यहाँ 40 है तो यहाँ 40 ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि आप देखिएगा सर बताए थे कि 2 है तो 4 है, यहाँ पे 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है, यहाँ 20 है तो यहाँ 40 है, ये नहीं होगा। कोण हमेशा बराबर। कोण क्या होना चाहिए? बराबर। अगर कोण बराबर नहीं है तो समरूप नहीं है। भुजाएं समानुपाती हो सकती हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6, और अगर हम यहाँ पे 5 कर दे और यहाँ पे 8 है तो क्या ये त्रिभुज समरूप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 2 का 4 हुआ है, 3 का 6, 5 का कितना होना चाहिए था? 10, 8 कैसे हो गया? ये समरूप। आप इस चीज का भी जरूर ध्यान देंगे। चलिए अभी अगले मतलब चैप्टर में क्वेश्चन है, यहां तक समझ में आ गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि भुजाएं की बात करें, अगर समरूप त्रिभुज भुजाओं की बात करता है तो समानुपाती हो सकती हैं, लेकिन कोण की बात करेगा तो कोण बराबर ही होना चाहिए। तो ये आपका है पोर्शन, ठीक है? अगर नोट करना है तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ये तो आपको बता दिया हम चौथे में कि पूछा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो संगत कोण बोलेगा तो क्या होना चाहिए? बराबर। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। और भुजाएं समानुपाती, तो भर लेंगे आप लोग आराम से, समझाई दिए पूरा उसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृति। कैसी आकृति? समरूप। आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वृत्त ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक छोटा वृत्त और एक छोटी रोटी और एक बड़ी रोटी। छोटा पराठा, बड़ा पराठा। वर्ग। वर्ग में देखिए हम ये देखेंगे कि छोटा सा वर्ग, ठीक, और एक, ये कौन सी आकृति हो गई? समरूप। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का पहला हो गया। अब ये कह रहा है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अब बताइए कि समरूप नहीं है तो एक बना दिए वृत्त और एक बना दिए वर्ग, एक बना दिए वर्ग और एक बना दिए त्रिभुज, हो जाएगा। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, और ऐसी आकृति जो समरूप है, ऐसी आकृति जो समरूप है। अगर बात करेगा कि आकृति समरूप है एक जैसा, और अगर वो कहता है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, इसको शायद कोई अंधे लोग भी नहीं बोलेंगे ना, उनको कुछ दिखेगा ही नहीं।
कहां से बताएंगे समरूप है कि नहीं? एक आपका क्या हो गया, वृत्त, और एक वर्ग बना दिया हमने, इसमें एक वर्ग और एक त्रिभुज। ये दोनों देखने में एक जैसे नहीं है, और जब तक आकृति देखने में एक जैसी नहीं होगी वह समरूप नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाम दे दीजिए ए बी सी और ए बी सी और डी। अच्छा ये बताइए कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? त्रिभुज समरूप है? कौन कौन कह रहा है कि त्रिभुज समरूप है? ये त्रिभुज समरूप नहीं है, यह त्रिभुज समरूप वर्ग है ना, यह आकृति समरूप नहीं है। हमने आपको यह समझाया कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, लेकिन कोण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां पे आप देखेंगे सब पे क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण, 70। यहां पे कहा किसी का 90 अंश का कोण बन रहा है, बन रहा है इसमें। ये देखिए आकृति, इसे हम समचतुर्भुज क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज कर सकते हैं। चतुर्भुज ये भी है, तो इसकी चार भुजा आपस में बराबर है, इसकी भी चार भुजा आपस में, लेकिन इसका सभी कोण क्या है, 90 डिग्री है, वर्ग है ये, और यह समचतुर्भुज है। इसकी चारों भुजा आपस में बराबर जरूर होती हैं, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। तो देखिए 1.5 का 3 है, मतलब 1.5 का 3 हो गया, 1.5 का 3 सब में है, तो भुजाएं तो समानुपाती, लेकिन समरूप होने के लिए दो कंडीशन है, भुजाओं का समानुपाती होना और दूसरा कोण का बराबर होना। बताया था ना हमने कि कोण कैसे नहीं चलेगा कि कोण चलो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा है, कोण बराबर होना ही चाहिए। तो जब तक ये कोण आपस में बराबर नहीं होगा तब तक आकृति समरूप। अब बताइए आकृति समरूप है? आप लोग पहले बोल दिए हाँ सर आकृति समरूप है, क्योंकि आपने कहा था 1.5 से 3 है, सबको हमने देखा 2 2 2 आ रहा था, और समझा गया ना कि नहीं होगा। इसको लिख देंगे कि आकृति समरूप नहीं है, आकृति समरूप नहीं है। तो आज आपका 6.1 क्या हो गया, फिनिश। कल पढ़ना है हम लोग को त्रिभुजों की समरूपता, क्या पढ़ना है, त्रिभुजों की। और कल आपको यहां प्रमेय देखने को मिलेगा, पहले हम लोग प्रमेय देखेंगे, उसके बाद त्रिभुजों की समरूपता को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल।